ये तो रीड कर लेते इसको। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन वेदर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये तो में जो लिखा है वही लिखा है। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कवर्ड। ये बोल रहा है कि मेरिट कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। तो पहला सप्लाई ऑफ गुड्स बस बोल रहा है, सर्विसेज नहीं बोल रहा है। क्यों क्यों सर्विसेज नहीं बोल रहा है? क्योंकि देखो सर्विसेज प्रिंसिपल एजेंट को नहीं दे सकता। सर्विसेज तो डायरेक्टली प्रिंसिपल से फ्लो किसको होंगी? कस्टमर को। ऐसा था ना, पहले मैंने एजेंट का बीमा कर दिया फिर एजेंट ने उसका बीमा कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। डायरेक्ट मैं उसका बीमा करूंगा ना। सर्विसेज कैन नेवर फ्लो थ्रू एन एजेंट। ठीक है, मुझे किसी को थप्पड़ मारना मैं पहले एजेंट को मारना वाला है ना। गुड्स हो सकते हैं तो सर्विसेज तो फ्लो हो सकती है, इसलिए सर्विसेज के लिए नहीं है ये पॉइंट, सिर्फ किसके लिए है? गुड्स के लिए। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो सप्लाई। शेड्यूल 1 में है तो कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी क्या माना जाएगा इसको? सप्लाई। ये लिखा है, इसी को समझाया है नीचे। तो कैसे डिटरमाइन करना है? इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई टू कस्टमर be issued in the agent's name. Where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from the principal to the agent would fall within the fold of para 3 above. Okay. In order to determine whether a particular principal agent relationship falls within the ambit of para 3 as discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for this further supply of goods on behalf of principal is being issued by the agent or not. अगर एजेंट इशू कर रहा है इनवॉइस तब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्टली कंपनी इशू कर रही है इनवॉइस तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है। The invoice issued by the agent to the customer in the name of principal। तो प्रिंसिपल से पहले एजेंट को नहीं आई सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई किसको जा रही है? प्रिंसिपल से कस्टमर। The invoice is issued by the agent to the customer in the name of principal, तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। एजेंट के नाम पे है तो आएगा, तो इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये डिफरेंस है। मतलब एमवे के एग्जांपल में अगर एमवे जो कंपनी है वो पहले एजेंट को माल बेच रही है और एमवे का एजेंट अपने नाम से ही सामान आगे कस्टमर को बेच रहा है तो वो इसमें कवर्ड है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में। लेकिन अगर उसका कोई राइट ऑब्लिगेशन नहीं है, वो पहले एमवे कंपनी को बताता है कि ये सामान बिक रहा है और डायरेक्ट एमवे कंपनी इनवॉइस अपने नाम पे ही रेज कर देती है कस्टमर को, तो वो इसमें कवर्ड नहीं होगा इस क्लॉज में, क्योंकि वहां सप्लाई डायरेक्टली कंपनी से किसको हो रही है? कस्टमर को। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम का है तो इनवॉइस एजेंट के नाम का मतलब पहले प्रिंसिपल से एजेंट को आ रही है फिर और एजेंट आगे सप्लाई कर रहा है। ठीक है। Anmol appoints Bolu to procure certain goods from the market. Bolu identifies various suppliers who can provide the goods as desired by Anmol and asks the supplier Bolu to send the goods and to issue the invoice directly to Anmol. तो जो एजेंट है बोलू उसके नाम पे इनवॉइस नहीं आ रहा है, इनवॉइस किसके नाम पे आ रहा है? डायरेक्टली अनमोल के नाम पे, तो ये इस पे कवर्ड नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली जहां जिससे खरीदा गोलू से डायरेक्टली किसको चलेगी सप्लाई? अनमोल। गोलू बीच में आया ही नहीं पिक्चर में। लेकिन अगर इसी केस में वो भोलू के नाम पे इनवॉइस दे देता और भोलू फिर भेजता गुड्स किसको? अनमोल को, तो ये ट्रांजेक्शन इस क्लॉज में फॉल होता। हाँ बोलो। फिर जब भेजता तो अपने नाम पे कि मैं भेज रहा हूँ, सेंडर्स नेम, सप्लायर्स नेम भोलू और रिसीवर्स नेम अनमोल, ये लिखा है। ठीक है। मनी बैंक, a banking company appoints Mandar optionally to auction certain goods.
The auctioneer arranges for the auction and identifies the potential buyer. ठीक है, बैंक प्रॉपर्टीज नॉर्मली सेल करने के लिए ऐसे ऑक्शनरी अपॉइंट करती है, बोली लगाती है, जो सबसे ज्यादा में खरीदता है उसको बेच देती है। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्ट। हाँ, तो अब बैंक ने क्या वो प्रॉपर्टी जो ऑक्शन कर रहा है उसको उसके नाम पे बेची क्या पहले? मतलब प्रॉपर्टी कैसे मूव हुई? सपोज कोई ज्वेलरी रखी थी एग्जाम्पल के लिए, मैंने ज्वेलरी पे लोन लिया था, ज्वेलरी का लोन चुका नहीं पाया, बैंक ने ज्वेलरी अपने नाम कर ली, सीज कर ली, और फिर उसको नीलाम नीलाम कर दी, मतलब उसको बेच दी। नीलामी करना मतलब क्या? ऑक्शन करना। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है ना प्लेयर्स का, वैसे ही ज्वेलरी का भी ऑक्शन हो रहा है। तो जो ऑक्शन कर रहा है, जो पर्सन, ऑक्शनियर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो जब ज्वेलरी बेचेगा हाईएस्ट बिडर को, तो अपने नाम पे बेचेगा या बैंक के नाम पे बेचेगा? बैंक के नाम पे बेचेगा। ठीक है, the invoice for the supply of goods issued by money bank to the successful bidder, directly बैंक ने इसको दी। ये एजेंट प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं हुआ, डायरेक्टली वहां से वहां चली गई, मैं तो सिर्फ इसको बेचने में हेल्प कर रहा था। मंदार इज नॉट एन एजेंट, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। Gotham, an artist, appoints Gambhir auctioneer to auction his painting. Gambhir arranges for the auction and finds the potential bidder. The highest bidder is accepted and painting is sold to the highest bidder. But यहाँ क्या कर दिया गलती? The invoice for the supply of painting is issued by Gambhir on behalf of Gotham, but in his own name. उसने बोला कि ये मैं बेच रहा हूँ on behalf of Gotham. तो ये ट्रांजेक्शन में वो प्रिंसिपल एजेंट में फॉलो। ठीक है, तो ये एक बार रीड कर लेना, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिया हुआ है। बेसिकली क्या है कि बहुत, जब जीएसटी आया तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एफएक्यूज जारी किए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सर्कुलर जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किए। उन्हीं में से कुछ कुछ चीजें यहाँ आके आपको बता दी गई है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में। ये सब पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरेक्टली इसी का एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल पढ़ा वही आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको बेसिकली देखना है कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आपने अगर लिख दिया कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, इनवॉइस किसके नाम पे इशू हुआ, बिकॉज इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ गंभीर या गौतम, तो उस केस में वो सप्लाई है या नहीं। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर है वो लिख दिया आपने, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ ये लिख देने से कि ये सप्लाई है, यस और नो, जीरो मिलेगा। ठीक है, भले ही सही है आंसर आपका, लेकिन आपने सिर्फ यस लिख दिया, यस दिस इज अ सप्लाई, और रीजन नहीं दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? रीजन देना जरूरी कि क्यों सप्लाई है या क्यों सप्लाई नहीं है। नो भी लिख रहे हो तो उसका भी रीजन देना जरूरी है कि क्यों नहीं है। ठीक है, डेल एजेंट मतलब मर्केंटाइल एजेंट होता है। मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? तो आप एक मतलब हाँ, ठीक है, यहाँ से चालू है ना। हाँ, ये चालू। Question was posed by the industry whether supply between the principal and bill credit agent would also get covered in the schedule, but the government clarified the doubt by the of the industry by way of following clarification. Before going through the clarification, let us first understand what is meant by DCA. In commercial credit parlance, an DCA is a selling agent who is engaged by principal to assist in supply of goods or services by contacting potential buyers on behalf of the principal. See, the factor that differentiates a DCA from other agents is that DCA guarantees the payments to the टेलिक एजेंट में क्या होता है कि यहाँ पे भी मैंने एजेंट अपॉइंट किया मेरा सामान बेचने के लिए,
बट एजेंट बोलता है कि भाई अगर वो जो इंसान जिसको मैंने सामान बेचा है, अगर वो पेमेंट नहीं दे पाया तो मैं पेमेंट दे, गारंटी इज द पेमेंट, ठीक है। In such scenarios where the buyer fails to make the payment to the principal by the due date, DCA makes the payment to the principal on behalf of the buyer, effectively providing an insurance against default by the buyer. For this reason, the commission paid to DCA may be relatively higher than the to a normal agent. ठीक है, ये गारंटी भी लेता है बेचारा। तो नॉर्मल एजेंट को अगर 1% कमीशन दे रहा हो तो उसको हो सकता है 5% कमीशन दे दूं कि मेरे बैड डेट्स का चांस जीरो हो गया, यही रिस्क ले रहा है पूरा। In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods, including extending short-term transaction-based loan to the buyer. In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods, including extending short-term transaction-based loan to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date. ठीक है, अब एजेंट क्योंकि उसको देना है अपनी जेब से, तो वो क्या करेगा, या तो जो कस्टमर है उसको लोन पे पैसा दे देगा कि भाई तू ये पैसा दे दे, मुझे लोन ही वापस कर देना ब्याज से, या खुद डायरेक्टली सप्लायर को पैसा दे देगा और बाद में वसूलेगा उससे विद इंटरेस्ट। मैंने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप का। लैपटॉप मैंने पॉइंट किया कि लैपटॉप मेरे बिकवा दो, उसने मेरा लैपटॉप 1 लाख रुपए में बिकवा दिया। 1 महीने बाद मुझे पैसा मिलना था, जिस कस्टमर से पैसा मिलना था उसने दिया नहीं पैसा, तो मुझे, क्योंकि मैंने गारंटी ली हुई थी, मैंने दे दिया 1 लाख रुपए। अब मैं कस्टमर से 1 लाख तो वसूलूंगा, साथ में ब्याज भी वसूलूंगा ना। तो ये लिखा है the loan is to be repaid by the buyer along with an interest to DCA at a rate mutually agreed between the DCA and the buyer, वो भी रेट अग्री होगा। अब DCA क्या एजेंट की डेफिनेशन में फुलफिल होता है क्या? अगेन देखना है इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, किसके नाम पे, डीसीए अपने नाम पे इशू कर रहा है या सप्लायर जो मेन वेंडर है उसके नाम पे इशू हो रहा है। अपने नाम पे इशू कर रहा है तो फॉल करेगा, अपने नाम पे इशू नहीं कर रहा है तो फॉल। ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है, जो डीसीए ने बायर को लोन दिया वेल बिल्डर ने, क्योंकि जिसने पैसा नहीं दे पाया टाइम पे उसको लोन दिया, तो ये ट्रांजैक्शन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये एक पॉइंट है। whether the temporary short term transaction based loan extended by DCA to the recipient buyer for which interest is charged by DCA is to be included in the value of goods supplying to the principal, and DCA is not an agent under balance 3 of schedule 1। अब दो सिचुएशन है, पहले में डीसीए सप्लायर है, दूसरे में डीसीए सप्लायर नहीं, मतलब पहले में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, दूसरे में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है। जहां प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है वहां डायरेक्टली गुड्स किसने बेचे हैं, प्रिंसिपल ने। तो ये पैसा जो डीसीए को मिलने वाला है इंटरेस्ट का, क्या ये उस ट्रांजैक्शन में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए का लैपटॉप बेचा, इसमें 5,000 रुपए ब्याज मिला, ब्याज किसको मिला, एजेंट को। 1 लाख किसको मिला, प्रिंसिपल को। तो अगर प्रिंसिपल ने डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है अपने नाम पे, तो ये 5,000 उसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, पहला सवाल ये। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा, एजेंट ने उसको बेचा, तब तो 5,000 इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने मिले इसको, 1,05,000। बस क्वेश्चन ये है, जब डायरेक्टली प्रिंसिपल बेच रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस बन रहा है, तो ये 5,000 जो प्रिंसिपल को नहीं मिले, किसको मिले, एजेंट को, क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, just clarify that in cases where DCA is not an agent, the temporary short-term transaction being based loan being provided by DCA to buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply। मतलब ये इसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है इस 5,000 रुपए का, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है। तो इससे जीएसटी की बात प्रिंसिपल से हम नहीं करेंगे, ये जीएसटी की बात किससे करेंगे, हम एजेंट से। एजेंट के हाथ में देखेंगे कि ये टैक्सेबल है या नहीं, ठीक है। जब अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक प्रोविजन है
कि अगर कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। मतलब कोई भी सामान आपने 5,000 रुपए का बेचा और उसमें लेट पेमेंट की तो आपने 2,000 रुपए ब्याज लगा दिया, तो हम मानेंगे कि आपने सामान कितने में बेचा है, 7,000 रुपए, बाकी 5,000। तो वो चीज का रिलेवेंस है यहाँ पे, ठीक है। कि अभी अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेवेंट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी रिलेवेंट नहीं है कि interest for delayed payment, whether the DC is an where DC is an agent and makes payment to principal on behalf of buyer and charges interest, whether the interest is form of part of supply of goods or not, तो ये यहाँ हो जाएगा उसका पार्ट, ठीक है। Required to be included, जहाँ पे एजेंट खुद अपने नाम पे सप्लाई कर रहा है तो वहां पे उसको पैसा दो चीजों का मिल रहा है, गुड्स का भी और इंटरेस्ट का भी। इंटरेस्ट को भी हम गुड्स का पार्ट ही मान लेंगे और टोटल कंसिडरेशन जितना मिला उस पे जीएसटी चार्ज करें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसमें लिख दो पर वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसको अपन सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, एफएक्यू और चैप्टर वाइज तो इशू नहीं करता सीबीआईसी, उसने तो एक कंबाइंड एफएक्यू इशू कर दिया, उसमें बहुत सारे इश्यूज डील किए, वो एज इट इज पूरा का पूरा